नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पर बहुत लोगों का डिमांड भी था और बीपीएससी और जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं वो न्यूक्लियर फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये रहा आपका जो अभी 67th बीपीएससी हुआ है और जिसमें एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, ये उसका प्रश्न पत्र का हमने स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाया है कि हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो कहने का मतलब है कि जो जो टॉपिक पर बीपीएससी पूछ रहा है, इट इज़ अ बेटर टेक्निक टू प्रिपेयर फॉर द सेम, है ना। उन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और ये जो टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ये टॉपिक बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि इस वीडियो के बाद ये चवन्नी भर का सवाल आपके पास रहेगा। आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन खोजेंगे, फिजन मिल जाओ, फ्यूजन मिल जाओ, फर्टाइल मिल जाओ, सारा चीज़ मिल जाओ, आप क्वेश्चन खोज के आप उसको चवन्नी भर के लिए आपके लिए सवाल रहेगा। ये हम लोग की कोशिश रहेगी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चवन्नी भर का ऐसे भी सवाल है, बाकी वीडियो के बाद आपको और आसान हो जाएगा। हम लोग आज फिजन और फ्यूजन को करेंगे और ये जो टॉपिक है इसको हम लोग दो भाग में करेंगे, पार्ट 1 में करेंगे और पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूजुअली हम लोग एक ही वीडियो में बना देते हैं, बट दिस टाइम विल गो इन 2 पार्ट्स। एक जो सेकेंड पार्ट रहेगा इसमें हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को डील करेंगे। मॉडरेटर क्या है, कूलेंट क्या है, कहाँ कहाँ पे पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो वो हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे। और जो पार्ट 1 है ये हम लोग कॉन्सेप्ट बनाएंगे और ये कॉन्सेप्ट इसमें बड़े तगड़े बनेंगे और आपको मज़ा आएगा, इसका मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना होगा तो आप इस पर मेल करिएगा, ये हम लोग का ऑफिशियल मेल आईडी है। ज़्यादा चीज़ कुछ नहीं करते हुए लेट अस स्टार्ट, है ना। एक सेकंड रुक जाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। देखिए, पहले किसी चीज़ को स्टार्ट करने के पहले ये है कि लेट अस बिल्ड द बेसिक्स नाउ। आइसोटोप क्या है, पहला चीज़ आपके जहन में आना चाहिए कि आइसोटोप क्या है। तो आइसोटोप वो एलिमेंट हैं, वो पदार्थ हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट उसका मास नंबर डिफरेंट रहेगा। ये क्या भला है एटॉमिक नंबर? कोई भी एलिमेंट में, कोई भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या होगी उसी को आप एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को आप मास नंबर बोलते हैं। न्यूट्रॉन का खोज कौन करता है दोस्त? चैडविक करता है ना। चैडविक इसका न्यूट्रॉन का खोज करता है। अगर मैं कहता हूं कि कोई एलिमेंट लैम्डा है, अगर मैं लैम्डा को ऊपर में मास नंबर लिखेंगे, यूजुअली जो नोटेशंस होता है, और नीचे में आप इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं ये लिखता हूँ आपके सामने कि यूरेनियम 235 है और यहाँ पर 92 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि दिस इज़ द एटॉमिक नंबर एंड दिस इज़ द मास नंबर। अगर आपसे पूछे कि, तो मैं अभी आपको ऊपर बताया कि एटॉमिक नंबर किसकी संख्या है? प्रोटॉन की संख्या है। 235 किसकी संख्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है। मेरे दोस्त, ये चवन्नी भर का पूरा कंसेप्ट है कि 235 बराबर 92 प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2 घटा दो, 5 में से 2 जाए 3, तो 143 संख्या हो गया। एक और उदाहरण ले लो, हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है ना। अब देखो, यूरेनियम का एक मैं ऐसे लिखता हूँ 238 और 92। क्या आप मुझे इसकी इजाज़त देंगे कि मैं ये बोल सकूँ कि दिस यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 आर द आइसोटोप? आप मुझे इसकी इजाज़त बिल्कुल देंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ है, इसका भी 92 है, इसका भी 92 है। मैं बोल रहा हूं कि मास नंबर अलग होना चाहिए। ऊपर का मास नंबर 238 है, इसका 235 है। सो यू आर गिविंग मी द लिबर्टी टू से दैट यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 आर द आइसोटोप्स, है ना। बिल्कुल इसकी आप इजाज़त देंगे। फिर सिंपल फॉर्मूला लगाओ। देखो, ये बोरिंग हो सकता है आपके लिए, बट डू द प्रैक्टिस, है ना। यहाँ पर जितना बोरिंग करना है कर लो। दैट इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की संख्या मैं आपसे पूछूं, बीपीएससी इस क्वेश्चन पूछ चुका है इस तरह का। 238 यहाँ पे लिख दीजिए, घटाने वाला काम है। जो इंजीनियर भाई लोग बताओ कितना हो जाएगा? 146 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं और इस तरह से चीज़ें आसान से बन जाएंगी। अब देखिए, अब आगे हम लोग क्या करते हैं। मेरे दोस्त, ये बताइए कि
हाइड्रोजन जो सिंपलेस्ट एलिमेंट है, हाइड्रोजन का भी आइसोटोप है क्या? बिल्कुल है। जब मैं हाइड्रोजन 1 लिख रहा हूँ इसका मतलब 1 एटॉमिक नंबर है, ये इसका मास नंबर है। जब मैं हाइड्रोजन को 2 लिख रहा हूँ इसका मतलब 2 मास नंबर है, 1 एटॉमिक नंबर है। अगर मैं हाइड्रोजन को इस तरह से लिख रहा हूँ कि हाइड्रोजन 3 अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो आप मुझे बताइए कि एटॉमिक नंबर सब में बराबर है और सब में मास नंबर अलग अलग है। तो हेंस दिस ऑल 3 आर द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन, यू विल गिव मी दिस लिबर्टी। अब मुझे बताइए जो हाइड्रोजन ये है इसको आप ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको आप यूजुअली D21 लिखते हैं और इसको बेसिकली आप जो है हाइड्रोजन को ऐसे के बहाने इसको ऐसे लिखते हैं, इसको T31 लिखते हैं, इसको ट्रीटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं। ये जो ट्रीटियम है दोस्त, ये है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, दिस इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस है वो डीके कर जाएगा, वो डीके करके एनर्जी का रिलीज होता है, यही आपको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये अनस्टेबल फॉर्म में है और डीके करके स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। मेरे दोस्त, अब रेडियो एक्टिविटी पर बात आया तो पहला प्रश्न मैं आपको ये बोलता हूं कि जनरली एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 80 आर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जनरली एटॉमिक नंबर 80 से बड़ा है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। फिर आपके जहन में जो होशियार बच्चा है वो कहेगा कि ये बताओ, हाइड्रोजन में आप अभी तो कह रहे हो कि ट्रीटियम जो है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और अभी आप कह रहे हो कि एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 80 आर जनरली द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। दोस्त मेरे भाई, ये अपवाद है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछता है कि विच आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव, द करेक्ट आंसर विल बी ट्रीटियम एंड जनरली रेडियो एक्टिव जो होता है वो 80 के ऊपर होता है। आप मुझे इसकी फिर इजाजत दीजिए कि मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि जो रेडियो एक्टिविटी है इसको आप मेजर कैसे करते हैं? रेडियो एक्टिविटी को मेजर किया जाता है गीगर काउंटर से। एक इंस्ट्रूमेंट है गीगर काउंटर, उससे आप मेजर करते हैं। अगर आपसे यह पूछ दे कि ये बताओ दोस्त कि रेडियो एक्टिविटी जो है इसका एसआई यूनिट क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी का जो एसआई यूनिट है उसका नाम है बेक्यूरल। पर फिर कुछ लोग कहेगा कि सर क्यूरी भी तो एसआई यूनिट है। क्यूरी एक ओल्ड यूनिट है मेरे दोस्त, अब ये पुराना यूनिट हो चुका है। बेक्यूरल में आप रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं और एक क्यूरी जो होता है वो बेसिकली होता है 3.7 × 10⁻10 डीके पर सेकेंड। फैक्ट है, स्टेट का है, बताना जरूरी पड़ जाता है। पर फिर आप अगर अखबार पढ़ते होंगे तो अखबार में आप पाएंगे कि ये बोलता है कि जो ज़मीन से जो पानी है, कहीं कहीं पर अगर आप पानी को देखेंगे तो लोग बोलता है कि यहाँ का पानी में रेडियो एक्टिव पानी है। जो रेडियो एक्टिव पानी है इसमें मतलब क्या प्रेजेंट होता है? बेसिकली लोग बोलता है कि इसमें गामा रेडिएशन प्रेजेंट होता है। कहाँ से ये गामा रेडिएशन आता है? अगर आप पानी को धरती से खींचते हैं तो धरती में भी रेडियो एक्टिविटी के हमेशा होते रहता है और वो जो रेडियो एक्टिविटी है अगर पानी में पहुंच गया तो पानी में भी रेडियो एक्टिविटी के कुछ अंश आ जाते हैं और रेडिएशंस आ जाते हैं। दोस्तों, पानी में रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट होता है, उसको आप कैसे मेजर करेंगे? गीगर काउंटर एक बहुत ही एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है, उससे मेजर नहीं करते हैं। जो पानी का रेडियो एक्टिविटी होता है, जैसे दिल्ली जल बोर्ड है वो एक इंस्ट्रूमेंट रखता है, उसका नाम है सिंटिलेशन काउंटर, और सिंटिलेशन काउंटर से पानी में जो गामा रेज होता है उसको कैलकुलेट कर लेता है। बेसिकली जो जल बोर्ड होते हैं उनके पास पानी में रेडिएशंस मेजर करने के लिए सिंटिलेशन काउंटर होता है और उससे उन लोग आसानी से कर लेते हैं। अब मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्या है कि यूरेनियम वाला हमने आपको पूरा बता दिया। ये बताओ कि यूरेनियम का आइसोटोप जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यूरेनियम जो है 235 आइसोटोप है। एक यूरेनियम का आइसोटोप है 238। अगर हम 235 और 238 लिख रहे हैं इसका मतलब मास नंबर लिख रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 92 है, पर हम लोग उसको लिखना पसंद नहीं करते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं, अंडरस्टूड है। यूरेनियम 238 जो है नेचर में 99.3% पाया जाता है। अगर आप खोज करेंगे तो 99.3% यूरेनियम 238 है। 100 में से घटा दो मेरे दोस्त तो 0.7% यूरेनियम 235 है। सबसे बड़ा रिजर्व किसके पास है पूरे विश्व में? अगर आपसे हम पूछे कि रिजर्व बताइए और प्रोडक्शन में बताइए कि किसके पास है, तो प्रोडक्शन में जो सबसे ज़्यादा है वो है कजाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। और जो मेरे पुराने एस्पिरेंट है, जो पुराने वीडियो को फॉलो करते हैं, उनके लिए चवन्नी भर का सवाल है कि रिजर्व के मामले में सबसे ज़्यादा रिजर्व ऑस्ट्रेलिया के पास है। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है? साउदर्न ऑस्ट्रेलिया वाला, अगर आपको याद है, अगर आपने हमारा वीडियो किया हुआ है वो वाला वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला, तो हमने उसमें एक ओलंपिक डैम का जिक्र किया है। और ओलंपिक डैम में भयंकर रिजर्व ऑफ साउदर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है ओलंपिक डैम, और यहाँ पे भयंकर रिजर्व ऑफ यूरेनियम पाए जाते हैं।
अब प्रश्न उठता है कि भारत में क्या पाए जाते हैं। भारत में यूरेनियम और थोरियम दोनों का रिजर्व का जो लीडिंग स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। पर मामला ये फंसेगा कि आप नेट करेंगे, आप तो मेरा बात मानेंगे नहीं। आप नेट करेंगे, आपको 2-3 स्टेट का नाम आ जाएगा, वो सब गलत होगा मेरे दोस्त, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने पार्लियामेंट में इसको टेबल किया था कि सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में है, यूरेनियम और थोरियम का दोनों। यहाँ तक बात समझ में आपको आई होगी। अब देखो 2-3 चीज़ को हम लोग और समझेंगे और उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। देखो, एक होता है फिजाइल। अब ध्यान से एकदम देखना, एकदम बहुत ही हम लोग डीप में चल रहे हैं। एक होता है फिजाइल और एक होता है फर्टाइल। इसको हिंदी में जो मेरे मित्र हैं उनके लिए उसको बोलते हैं विखंडनीय व उत्पादक पदार्थ। क्या है ये बला? देखो, फिजाइल का मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट है, आपने उस पर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करा दिया, जब भी आपने उस पर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया तो वो सीधा न्यूक्लियर फिजन को करेगा। क्या होता है न्यूक्लियर फिजन? पहले ये देख लिया जाए क्या, उसके बाद इस पर हम लोग आएंगे। पहले न्यूक्लियर फिजन देख लो क्या होता है। देखो, एक होता है न्यूक्लियर फिजन मेरे दोस्त और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या होता है? दो एलिमेंट को फ्यूज करना ही तो फ्यूजन है, दोनों को मर्ज करना, एमलगमेट करना फ्यूजन है। किसी चीज को तोड़ना फिजन है। अगर आप एक ये एलिमेंट है, आपने इस पे कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया, ये 2 भाग में टूट गया, मानते हैं एक्स और वाई में टूट गया, इसको आप फिजन कहेंगे। अगर सब्सटेंस ये है और ये सब्सटेंस है, दोनों मिलकर एक बड़ा सब्सटेंस बना दे रहे हैं, उसको आप फ्यूजन कहेंगे। मैं आपको ये बताते चलूं कि जो फ्यूजन और फिजन में इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है फ्यूजन और क्या है फिजन। देखो दोस्त, जो फ्यूजन है, ये फ्यूजन का जो मेन है वो स्टेलर एनर्जी जितने होते हैं वो फ्यूजन पर बेस्ड होते हैं। स्टेलर एनर्जी क्या होता है? मतलब सन में, स्टार्स में जितने एनर्जी रिलीज होते हैं वो फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा रिलीज होते हैं। पर आप बोलेंगे कि ये जो आप बात बता रहे हैं ये आपका मनगढ़ंत बात भी तो हो सकता है। बिल्कुल नहीं, ये मेरा बात ही नहीं है। H.A. बीथ जो हैं एक वैज्ञानिक हैं, 1939 में एस्टेब्लिश करते हैं कि फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी बाय विच द एनर्जी इज रेडिएटेड बाय द सन और द स्टार्स। ये हो गया फ्यूजन की बात। अब मेरे दोस्त ये बताओ कि फिजन का खोज फिर कौन करता है? फिजन का जो खोज होता है 1900 कलम बदलने दो, कौन सा ले लेते हैं। फिजन जो होता है, अगर आप फिजन की बात कर रहे हैं तो फिजन में आप ये पाते हैं कि 1938 और 39 में वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है ओटो हान और एफ स्ट्रैसमैन। ओटो हान को आप ये पाते हैं कि 1944 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है न्यूक्लियर फिजन को खोजने के लिए। तो कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स कि ओटो हान और एफ स्ट्रैसमैन न्यूक्लियर फिजन की खोज करते हैं और स्टेलर एनर्जी जो होता है उसमें फ्यूजन रिएक्शन होता है, वो कौन बताता है? H.A. बीथ बताता है। दूसरी बात कि जो फिजन प्रोसेस है, इस फिजन प्रोसेस ही एटॉमिक बॉम्ब बनाता है। जो एटॉमिक बॉम्ब बनता है आपका, वो फिजन प्रोसेस के द्वारा होता है। और जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो जो है आपका फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन, एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन एनर्जी रिलीज्ड इन द फिजन। कैसे कैसे क्या हो रहा है ये हम आपको बाद में बताएंगे, पर इतने फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि फ्यूजन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होता है। तो आप मुझे इसकी पूरी इजाज़त देंगे कि हाइड्रोजन बम जो है वो ज़्यादा खतरनाक है एटॉमिक बम से, क्योंकि हाइड्रोजन बम फ्यूजन पे काम करता है और फ्यूजन में एनर्जी की मात्रा ज़्यादा रिलीज होती है फिजन की अपेक्षा, इसलिए हाइड्रोजन बम ज़्यादा खतरनाक है एटॉमिक बम की तुलना में। ओटो हैन और एफ स्ट्रैसमैन जो है ये कहते हैं कि फिजन प्रोसेस के द्वारा आप एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। और इसी चीज़ की बात जो है एक वैज्ञानिक है, अमेरिकन वैज्ञानिक है, इसका नाम है जे ओपेनहीमर। जे ओपेनहीमर बोलता है कि जब इतना भयंकर इसमें एनर्जी रिलीज होता है तो क्यों नहीं हम एक बॉम्ब बनाते हैं। और एटॉमिक बॉम्ब कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल मेक्स द एटॉमिक बॉम्ब। और एक प्रोजेक्ट उस समय 1945 में अमेरिका चलाता है, उस प्रोजेक्ट का नाम है मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ऑपरेशन मैनहट्टन प्रोजेक्ट।
ऑपरेशन मैनहट्टन जो प्रोजेक्ट है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? जे ओपेनहीमर कर रहा है। इसलिए जे ओपेनहीमर को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। क्यों? अभी आपको पता चल जाएगा। इसको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, पर एटॉमिक बॉम्ब जे ओपेनहीमर अकेले नहीं डिस्कवर करते हैं। एटॉमिक बॉम्ब वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फिजन वाज डिस्कवर्ड बाय द ओटो हैन एंड एफ एस टेस्टमैन माय फ्रेंड्स। और जो 1945 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट चलता है और इसी 1945 में फिर आप देखते हैं कि बॉम्ब को पटका जाता है। और कहाँ पे पटका जा रहा है? आप जापान पे पटका जा रहा है बॉम्ब को। और जब जापान पे पटका जा रहा है मेरे दोस्त, तो पहला बॉम्ब जो है हिरोशिमा पर इन लोग गिराते हैं। और जो हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराते हैं वो 6 अगस्त 1945 को गिरा रहे हैं। और जो किस चीज़ का बना हुआ है? यूरेनियम 235 का बना हुआ है। बाद में इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा बॉम्ब 9 अगस्त 1945 को गिराता है। और कहाँ पर गिरा रहा है? नागासाकी पर गिरा रहा है। और वो जो बॉम्ब बना होता है वो प्लूटोनियम 239 का बना होता है। चूँकि स्टेट PCS की तैयारी है तो इस प्रोजेक्ट का नाम रहता है लिटिल बॉय। ठीक है। और जो प्लूटोनियम 239 वाला बॉम्ब होता है जो अमेरिका जापान पर गिरा रहा है, इसका नाम है फैट बॉय। पर यहीं पे हम लोग नहीं रुकेंगे। हम लोग भी, भारत ने भी परीक्षण किया है। हम लोगों ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हम लोग करते हैं, पोखरण 1 जिसको आप कह रहे हैं। और जो पोखरण 1 है हमारे प्रोजेक्ट का नाम होता है स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। और दूसरा अटल जी की सरकार होती है। और जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं अपने बिहार के मुजफ्फरपुर के सांसद जॉर्ज साहब होते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस होते हैं। और जो पोखरण 2 होता है वो होता है 1998 को। और अगर हमें डेट सही हमको याद है तो उसका डेट है 11 मई। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 11 मई 1998। और ये पोखरण 2 होता है। और जो पोखरण 2 होता है इसका नाम रहता है ऑपरेशन शक्ति। तो हम लोग बम विस्फोट हम लोग भी करके देख लेते हैं और हम लोग न्यूक्लियर सशक्त अपने आप को देश घोषित कर देंगे सेकेंड बम विस्फोट पोखरण 2 के बाद। ऑपरेशन मैनहट्टन क्या होता है? ये अमेरिका का प्रोजेक्ट है, अमेरिका का कोड नेम है। कौन लीड कर रहा है? जे ओपेनहीमर लीड कर रहा है। इसीलिए जे ओपेनहीमर जो पहली बार इस चीज को लीड कर रहा है, जो न्यूक्लियर फिजन जो ओटो हैन और स्टेस्टमैन बनाता है उसको इंप्लीमेंट करता है जे ओपेनहीमर। और इसीलिए जे ओपेनहीमर को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। और हम लोगों का ये मामला रहता है। एक चीज आपको और बता दें, अभी आगे उसको बताते हैं। ये तो इसको हम लोग जो क्लास 2 होगा ना उसमें इसको हम लोग लेंगे। ठीक है। अब ध्यान से मेरे दोस्त देखो, अभी ऊपर हम लोग फर्टाइल और फिजाइल की बात कर रहे थे। क्या होता है फर्टाइल और फिजाइल? मेरे दोस्त, विखंडनीय व उत्पादक पदार्थ की बात है। मेरे दोस्त एक आध चीज को ध्यान से रखिए आप कि यूरेनियम में सबसे ज्यादा क्या, अच्छा जो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है तो इसमें आप ये पाएंगे कि आपने इस पर न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट कर दिया, आपने इसका न्यूट्रॉन्स पे बम्बार्डमेंट किया तो ये एनर्जी ये 2 एटम में टूट गया। इस 2 एटम में फिर आपने इस पर एक न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया, ये फिर टूटेगा और इस तरह से एक चेन रिएक्शन होगा। ये जो चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होगा तो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी दोस्त निकलेगा। और जब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगा, दिस अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एटॉमिक बॉम्ब। Uncontrolled chain reaction or the uncontrolled fusion reaction is called as the hydrogen bomb. अगर आपने इस रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया तो ये रिएक्शन जो है आपके लिए बहुत बड़ा अक्षय ऊर्जा का सोर्स है। और इसको आप कहते हैं न्यूक्लियर प्लांट में, इसको आप बिजली उत्पादन में इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जब इसको आप कंट्रोल कर लेंगे, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो एटम बम बन जाएगा। कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत सारा मेडिकल चीज में इस्तेमाल होगा, बिजली बनाने में इस्तेमाल होगा। तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन इज एन एटॉमिक बॉम्ब, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन इज अ हाइड्रोजन बॉम्ब। अब देखिए, जब भी आप बॉम्बार्डमेंट करेंगे, आप इस एलिमेंट है, इस पर आपने न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया तो ये क्या करेगा? 2 भाग में टूट जाएगा। मानते हैं मेरे दोस्त कि ये 4 ग्राम का आपका यूरेनियम था। जब ये 2 भाग में टूटेगा तो आप पाएंगे कि इसका और इसका जब दोनों मास को आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 3.8 ग्राम होगा।
अगर आप बोलेंगे कि एलिमेंट एक्स है और ये एलिमेंट वाई है, न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा, फ्यूजन मतलब जोड़, और इसका मतलब फ्यूजन मतलब विखंडन, विखंड मतलब टूटना। अब आप इसको जोड़ेंगे और बोल रहे हैं कि एक नया एलिमेंट बना सर, ये 2 ग्राम का एलिमेंट है और ये भी 2 ग्राम का एलिमेंट है। जब जो फाइनल एलिमेंट जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 3.7 ग्राम का है। मेरा कहने का मतलब है कि देयर विल बी सम द लॉस ऑफ द वेट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इन दिस ब्रेकिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन प्रोसेस देयर विल बी द लॉस ऑफ द वेट। पर इतना एनर्जी रिलीज कैसे होता है? आइंस्टीन तुरंत यहां पर आ जाएगा। और आइंस्टीन का क्या इक्वेशन है? E बराबर mc²। C क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एनर्जी क्या है? जूल पर सेकेंड। एम क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ द मास है। और इस इक्वेशन को आप कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आप अगर यहां पर देखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्पीड है। अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो 8 दूनी का 16, मतलब आप समझिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी कितना रिलीज हो रहा होगा। अगर आप एक फ्यूजन को देखेंगे तो एक फ्यूजन में तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज होता है। एक फ्यूजन हुआ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर हम बोल रहे हैं कि अनलिमिटेड है तो आप इसको जीपी करते जाइए इन्फिनाइट। जब इन्फिनाइट करेंगे तो इतना ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा मेरे दोस्त कि दैट विल बिकम सो ह्यूज दैट इट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग माय फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब है, अगर आपसे एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछता है कि ये बताओ कि फ्यूजन प्रोसेस या फ्यूजन प्रोसेस किस प्रोसेस पर, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इट वर्क्स ऑन द आइंस्टीन्स प्रिंसिपल ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस विच इज इक्वल टू E बराबर mc²। फ्यूजन हो या फ्यूजन हो, उसमें मास का डिस्ट्रक्शन होगा, और जो मास का डिस्ट्रक्शन होगा यही E बराबर mc² कह रहा है कि वो एनर्जी का रूप लेगा। ये मास का डिस्ट्रक्शन फ्यूजन में भी हो रहा है और फ्यूजन में भी हो रहा है, और यही एनर्जी का रूप ले रहा है, और कुछ नया एनर्जी नहीं बन रहा है। ये चीज़ मुझे बताना था और आपको हमने बता दिया। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है इसका खोज कौन करता है? जो हाइड्रोजन बॉम्ब है इसका खोज कौन करता है? जे ओपेनहीमर के बारे में हमने बता दिया कि वो क्या है, वो फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब है। एडवर्ड टेलर नाम का एक वैज्ञानिक है, वो जो है हाइड्रोजन बॉम्ब को खोज करता है, मतलब डिस्कवर करता है, मतलब खोज क्या कहना है, मतलब बनाता है। हाइड्रोजन बॉम्ब को एडवर्ड टेलर करता है। एक चीज़ मुझे आप ये बताइए कि जो फ्यूजन प्रोसेस है इसमें बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, ये सन वगैरह में रिलीज होता है। क्या इसको हम लोग मैकेनिकली कर सकते हैं? क्या हम लोग फ्यूजन, आखिर में वैज्ञानिक तो एक इंस्ट्रूमेंट बनाता होगा जो फ्यूजन करके चेक करता होगा कि कितना एनर्जी रिलीज होता है। देखो, वो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में चला जाएगा, पर आपको, हम लोग तो जनरल स्टडीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो जनरल स्टडीज़ में हम लोग अपने आप को लिमिट करेंगे। और एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का डिज़ाइन को कहते हैं टॉकमा का डिज़ाइन। वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है, टॉकमेक डिज़ाइन का इंस्ट्रूमेंट होता है, और वो प्रोसेस में, उस टॉकमेक डिज़ाइन वाले इंस्ट्रूमेंट में फ्यूजन किया जाता है, जो वैज्ञानिक लोग करता है। अभी हमने आपको बताया कि जो फ्यूजन प्रोसेस है मेरे दोस्त, जो फ्यूजन प्रोसेस है, इस फ्यूजन प्रोसेस में आपको बम्बार्डमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, सब एटॉमिक पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, तब फ्यूजन होगा। फ्यूजन मतलब टूटना, विखंडन, फ्यूजन मतलब जोड़ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब बम्बार्डमेंट होगा, ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन रहेगा, हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स रहेगा। जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स है, जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल को जब आप स्पीड प्रदान करेंगे ताकि उस पर बम्बार्ड कर सके, जो स्पीड प्रदान करते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन जो इंस्ट्रूमेंट है, एक वैज्ञानिक है लॉरेंस, उसने खोज किया था, है ना। स्टेट पीसीएस में सब पूछ सकता है, तो हम लोग को हर चीज का, है ना, मतलब यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट विद द रूल्स ऑफ कबड्डी, है ना। तो यू डोंट हैव दिस लिबर्टी टू से कि सर हम याद नहीं करेंगे। अगर नहीं याद करना तो यूपीएससी की फिर तैयारी करिए, है ना। तो वील हैव टू मिक्स एंड मैच। अब इतना तक समझ में आया बात, ये फैक्ट नुमा पार्ट हो गए। ये याद रखिएगा कि दोनों प्रोसेस में आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस चलता है, और आइंस्टीन को E बराबर mc² के लिए नहीं मिलता है नोबेल पुरस्कार, आइंस्टीन साहब को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिलता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर हम लोग बाद में एक बहुत डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। यहाँ तक बात हो गया। अब मेरे दोस्त, अच्छा एक चीज़ ये आपको बताना है कि फैक्ट नुमा सब्सटेंस है, कि ये मानते हैं कि आपका एक सब्सटेंस है, इस पर आपने न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करा दिया मेरे भाई। जब आपने इस पर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया तो ये टूटा, एक्स में टूटा, वाई में टूटा। साथ में जब आप देखेंगे कि एक स्प्लिट पर, एक बार जब न्यूक्लियर फ्यूजन होगा
तो तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी। पर एक बार न्यूट्रॉन टकराएगा तो फिर यहां भी न्यूट्रॉन निकलेगा, यहां भी न्यूट्रॉन निकलेगा। तो एक फिजन में कोई फिजन में 2 न्यूट्रॉन निकलेगा और कोई फिजन में 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। फिर इस पर ये न्यूट्रॉन इस पर टकराएगा, ये एक न्यूट्रॉन टकराया तो आप देखेंगे कि इसमें 2 न्यूट्रॉन निकला। दूसरी एलिमेंट पर टकराया तो 3 न्यूट्रॉन निकला, और ये फिर दूसरा एलिमेंट पर टकराएगा, फिर यहां से ऐसे तोड़ते जाएगा। तो कभी कभी 2 न्यूट्रॉन निकलेगा, कभी कभी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। तो अगर आप एवरेज वैल्यू ले लें कि एक बार कोलिजन पर, एक बार फिजन करने में 2.43 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, फैक्ट है, याद रखेंगे। अब देखो यार, जो सबसे कंसेप्चुअल पार्ट है हम लोग वहाँ एंटर करेंगे और तहलका मचा के रख देंगे। बहुत लोग को नहीं समझ में आता है फिजाइल क्या है, फर्टाइल क्या है। देखो मेरे भाई, एक और फैक्ट ले लो, है ना। एनर्जी जो है ना, थोरियम ज़्यादा रिलीज करेगा यूरेनियम से। ठीक है, थोरियम जो है ज़्यादा रिलीज करेगा यूरेनियम से। कैसे करेगा, क्या करेगा, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। एक फैक्ट है और फैक्ट हम लोग से पूछा जा सकता है ना। अब देखो कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, फिर आपके जहन में आएगा कि अगर थोरियम ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है तो यूरेनियम के लिए इतना मारापीटी क्यों है। तो इसका मेरा अभी आपके लिए उत्तर है कि थोरियम फर्टाइल है और यूरेनियम फिजाइल है। कुछ आपको हवा नहीं लगा होगा कि क्या बात कर रहे हो, आप रटेंगे नहीं। हम लोग आज इसको डिकोड पूरा कर देंगे, है ना। आपको कुछ हवा नहीं लगा। देखो मेरे दोस्त, होता क्या है, और हम लोग स्टार्ट कर लो। देखो, फिजाइल का मतलब यह है कि आपने इसको न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड, लॉक क्यों नहीं हो रहा है यार, हाँ लॉक हो गया। आप इसको न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट कराए। जब आप इसको न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करा रहे हैं तो आप ये पा रहे हैं कि न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करने के बाद ये सीधा फिजन में चला गया। फिजन में चला गया मतलब एनर्जी रिलीज हो गया। फर्टाइल सब्सटेंस का मतलब यह है कि आपने इस पे न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करा दिया। जब आपने इसे न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट किया तो ये फिजन नहीं गया, मतलब एनर्जी रिलीज नहीं हुआ। ये एक दूसरा सब्सटेंस बन गया, वो लैम्डा सब्सटेंस बन गया। अब मतलब यहां पर डायरेक्ट फिजन नहीं हुआ, और यहां पे जैसे आपने सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन से हिट किया, डायरेक्टली फिजन हो गया। और जब डायरेक्टली फिजन हो गया तो आप इससे एनर्जी निकाल सकते हैं, बम बना सकते हैं, बिजली घर में बिजली बना सकते हैं। अब क्या हो रहा है देखो, हम आपको अभी क्या बताएं कि यूरेनियम 238 की मात्रा ज़्यादा है, 99.3 है। यूरेनियम 235 की मात्रा कम है, 0.7% है। हमने जैसे यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया, यूरेनियम 235 क्या कर दिया, तुरंत न्यूक्लियर फिजन में चला गया। और जब न्यूक्लियर फिजन में चला गया तो हमको एनर्जी मिल गया। हमने वही काम किया यूरेनियम 238 पे। जब हम लोग यूरेनियम 238 को हिट करते हैं न्यूट्रॉन से, तो यूरेनियम 238 क्या कहता है, वो न्यूट्रॉन को ले लेता है, बोलता है कि हम फिजन नहीं करेंगे। जब हम फिजन नहीं करेंगे तो यूरेनियम 238 क्या बन जाता है, इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके प्लूटोनियम 239 बन जाता है। ये जो प्लूटोनियम 239 है, अब ये जो प्लूटोनियम 239 है, ये फिजन करेगा। यूरेनियम 238 पे जब आपने न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किए तो ये फिजन नहीं करेगा, और प्लूटोनियम यूरेनियम 238 पे बम्बार्डमेंट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बन जाएगा प्लूटोनियम 239, एंड दिस प्लूटोनियम 239 विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द फिजन। पर दोस्त, अब प्लूटोनियम 239 से एनर्जी निकालना बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत चैलेंजिंग है, और बहुत खर्चा आता है वो टेक्नोलॉजी पे। ये नहीं है कि 100 करोड़ रुपया में हो जाएगा, वो 10-10 हज़ार करोड़ रुपया का टेक्नोलॉजी बन रहा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बन रहा है, वो प्लूटोनियम 239 से एनर्जी निकालेगा। पर यूरेनियम 235 में क्या हुआ, न्यूट्रॉन को हिट किया, सीधा हमको फिजन मिल गया, सिंपल प्रोसेस है, हमारा एनर्जी निकल गया। पर अब जो प्लूटोनियम 239 है, अब इस पर जब आप न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करेंगे, दिस प्लूटोनियम 239 विल गिव यू द फिजन प्रोसेस। अब देखिए एक और थोरियम है। थोरियम का नंबर क्या होता है, थोरियम 232 है। आपने थोरियम 232 पर न्यूट्रॉन से हिट किया, थोरियम 232 मेरे दोस्त फिजन करेगा, बिल्कुल नहीं फिजन करेगा, फिजन नहीं करेगा, और अपने एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, और उसका नाम है यूरेनियम 233। एक नया सब्सटेंस बन गया। दिस यूरेनियम 233 इज फिजाइल, ये फिजाइल है। अब इस पर जब आप न्यूट्रॉन से हिट करेंगे तो ये जो है फिजन प्रोसेस कर देगा।
जब फ्यूजन प्रोसेस करेगा तो आपको एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे दोस्त, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि यूरेनियम 238 की मात्रा प्रचुर है, बहुत ज्यादा है, बट यूरेनियम 238 इज ऑफ नो यूज बिकॉज यूरेनियम 238 इज नॉट फिजाइल, इट इज फर्टाइल। यूरेनियम 235 की मात्रा कम है, पर ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह में देखिएगा कि वहीं पर यूरेनियम 235 मिलता है, और यूरेनियम 235 एक हाई ग्रेड यूरेनियम है, सीधा आपने न्यूट्रॉन से मारा, आपको एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गया। और ये यूरेनियम 238 बहुत प्रचुर मात्रा में है, आप इसे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, ये प्लूटोनियम 239 बनेगा, और ये प्लूटोनियम 239 फिर आपको एनर्जी देगा। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और हाई टेक्नोलॉजी रिएक्शन वाला प्रोसेस है। कहने का मतलब है जब आप प्लूटोनियम 239 से जब एनर्जी निकालना स्टार्ट करते हैं तो ये जो है अनविएबल बन जाता है। जो बिजली आपको 5 रुपया में मानते हैं कि कोल थर्मल पावर प्लांट से मिलता है, जब आप प्लूटोनियम 239 से अभी के टेक्नोलॉजी में स्टार्ट करते हैं तो 7 रुपया बिजली का 1 यूनिट का खर्च पड़ता है। जब 7 रुपया पड़ेगा तो हम क्यों करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन यार, कोई मतलब ही नहीं हो गया। अगर इस टेक्नोलॉजी को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इस पर काम कर रहा है, और जब हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि ऐसा करें कि प्लूटोनियम 239 जो है इस तरह से हो जाए कि वो टेक्नोलॉजिकली विएबल हो जाए। अब हम आपको एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं कि फिजाइल क्या है और फर्टाइल क्या है ना। अपने एग्जाम के लिए हम लोग के लिए आसान रहेगा। फर्टाइल वो है कि मतलब वो, फिजाइल वो है कि डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन दे देगा। फिजाइल कौन कौन है? यूरेनियम 235 फिजाइल है। फर्टाइल कौन कौन है? यूरेनियम 238 फर्टाइल है, क्योंकि जब न्यूट्रॉन से आप इसको हिट करते हैं तो प्लूटोनियम 239 बनेगा और प्लूटोनियम 239 फिर फिजन करेगा, मतलब ये डायरेक्ट नहीं करेगा। आप फिजाइल कौन है? यूरेनियम 233 क्या है? फिजाइल है, बिल्कुल फिजाइल है, क्योंकि यूरेनियम 233। थोरियम 232 क्या है मेरे दोस्त? फर्टाइल है। थोरियम 232 फर्टाइल है। अब जो होशियार लड़का है यहां पर नहीं रुकेगा वो, और उसका दिमाग चलेगा, वो बोलेगा कि ये बताइए कि इसमें आर्टिफिशियल कौन है और नेचुरल कौन है, आप मुझे इसकी इजाज़त देंगे? अच्छा, प्लूटोनियम 239 कहाँ गया? प्लूटोनियम 239 अगर आप ये बताइए कि आर्टिफिशियल कौन है? प्लूटोनियम 239 अगर तुम नेचर में खोजने जाओगे तो नहीं मिलेगा, आर्टिफिशियल है। क्यों? प्लूटोनियम 239 किससे बन रहा है? यूरेनियम 238 पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हुआ, प्लूटोनियम 239 एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस मिल गया। अब बताओ कि यूरेनियम 233 नेचुरल सब्सटेंस है कि आर्टिफिशियल सब्सटेंस है? इट इज एन आर्टिफिशियल सब्सटेंस, क्योंकि यूरेनियम 233 कैसे मिल रहा है? थोरियम 232 पर आपने बम्बार्डमेंट किया और थोरियम 232 से आपको यूरेनियम 233 मिल गया। थोरियम 232 एक नेचुरल सब्सटेंस है, यूरेनियम 238 एक नेचुरल सब्सटेंस है, यूरेनियम 235 एक नेचुरल सब्सटेंस है, यूरेनियम 233 एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस है, और प्लूटोनियम 239 एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस है। मेरे दोस्त, जो थोरियम है, भारत में भयंकर थोरियम का रिजर्व है। थोरियम बहुत है। कहाँ पर थोरियम मिलता है? बेसिकली कोस्टल बेल्ट में थोरियम मिलता है। कौन से कोस्टल बेल्ट में? केरल में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, थोड़ा उड़ीसा में भी मिलेगा। थोरियम किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट आप करते हैं? थोरियम का एक और है जिसका नाम है मोनाजाइट। याद रखिएगा कि मोनाजाइट केवल थोरियम का और नहीं है, इससे बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं, जैसे कि लैंथनम, सीरियम, ये सब रेयर अर्थ मेटल हैं। लैंथनम, सीरियम, इस तरह के जो है रेयर अर्थ मेटल का कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जो आपका चिप बनता है, वो लैपटॉप का चिप हो गया या फिर जो भी आपका मोबाइल का चिप वगैरह हो गया, उसमें रेयर अर्थ मेटल का बहुत भयंकर इस्तेमाल होता है। सो मोनाजाइट इज नॉट एज एक्सक्लूसिव ओर ऑफ थोरियम, इट कंटेन्स सीरियम, लैंथनम एंड ऑल, हेंस मोनाजाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ओर फॉर आवर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि दोस्त, प्लूटोनियम 239 एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस है, यूरेनियम 233 एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस है, और यूरेनियम 238 जो है 99.3% तो ज़रूर है मेरे दोस्त, पर यूरेनियम 238 उतने काम का चीज़ नहीं है, क्योंकि उसका इस्तेमाल जो है उतना नहीं हो पाता है। अब 33 मिनट का वीडियो बन चुका है। अब अगला वीडियो में हम लोग और उसको थोड़ा सा डीप में लेंगे और जो न्यूक्लियर प्लांट्स है उसमें इंटर करेंगे, है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा फर्टाइल को समझ लीजिएगा, फिजाइल को समझ लीजिएगा, तो बात की चीज़ें जो हैं समझने में हम लोग